हेलो डियर अर्थलिंग्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू भाई ब्रेनो। सब बढ़िया, खाना कूदम कादी, पानी पीना, सोना नहाना सब कुछ चल रहा है। पढ़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा चलाना है क्योंकि वही तुम्हारा एक ऐसा रास्ता है जिसमें से अगर लगातार भागोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत मतलब एक वर्ल्ड मिलने वाला है। और 12th है तो 12th में मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि यही तुम्हारा वो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद ही हम लोग कोई सर्टन कोर्स, सर्टन कोच, सर्टन जो बेटर लाइफ है वो लाइफ को जीने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। मतलब इसी के बाद हम लोग का वो नया एक दरवाज़ा खुलने वाला है जिसके बाद हम लोग अपना कैरियर स्ट्रीम जो पैशन हमारा लाइफ का था उसको हम लोग परस्यू कर पाएंगे। सिंपल बात है। सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड पूरा लेक्चर वीडियो जो भी आ रहे हैं 1 by 1 ईच एंड एवरी लेक्चर को टॉपिक वाइज करो। यू विल बी गेटिंग क्लियर्ड ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। बट तुमको बस टाइम टू टाइम डिसिप्लिन जैसा आ रहा है उस वीडियो को देखते रहना है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। वो आज क्या है, क्या टॉपिक है? पहली बात है, जो लोग पिछले दिन का नहीं वीडियो देखे हो ना वो पहले वो देख लो क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं ना वो आपस में हाँ मुँह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्या बोल, मतलब मेरे को बहुत इरिटेशन होता है। खाने के टाइम मुंह में आ जाता है, क्या करूँ। अब पढ़ाने के टाइम अगर आ गया तो बोलो अच्छा नहीं लगता। अब क्या बोलूँ, लॉकडाउन है, कहाँ में मैं कटवाने जाऊँ, तो इट इरिटेट्स। बस गर्मी है थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिछले वाले टॉपिक नहीं देखे हो ना, गॉस लॉ, उसका एप्लीकेशन हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या किए थे, लॉन्ग वायर और सिलेंडर का, लॉन्ग वायर सिलेंडर का हम लोग ने एप्लीकेशन किया था क्योंकि वो सब टॉपिक अगर तुम नहीं सीखोगे तो ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे क्योंकि पिछले वाला जो टॉपिक रहता है उसके साथ लिंक्ड रहता है नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक। तो अब अचानक ये लेक्चर दोगे तो बोलोगे ये गॉस लॉ क्या है, या गॉस लॉ भी समझ गए हो मगर लॉन्ग वायर में, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो आज का कुछ जो टॉपिक है ना उसके साथ लिंक्ड है, रिलेटेड है, वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। बोले ये कहाँ से अचानक से आ गया, गॉस लॉ तो मैं जानता हूँ, ये कहाँ से आ गया। तो पिछले वाला प्लीज़ जाके वो लेक्चर देखो और फिर इस लेक्चर को पूरा आराम से देखो, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक जो है ना वो और एक टाइप का एप्लीकेशन है, ये भी बड़े मार्क्स में पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला से हम लोग को न्यूमेरिकल करना पड़ता है जेईई मेन या अच्छे कोई नीट में, इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला काम आ जाता है या तो पूरा डेरिवेशन करने को देता है बोर्ड लेवल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गॉस लॉ को अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कोई लंबा सा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट में। अब इनफाइनाइट लॉन्ग का कॉन्सेप्ट सबको पता चल ही गया होगा। इनफाइनाइट लॉन्ग तो हम लोग को पिछले लेक्चर में हम लोग को क्लियर करवाया गया है कि मेरे सामने जो इनफाइनाइट है मतलब बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, जो वो रिलेटिव टर्म है। अब हिमालय के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा तो बोलूँगा अरे भाई ये तो इनफाइनाइट है। अगर मैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हो गया, मैं बोलूँगा नीचे एकदम नीचे खड़ा हो गया तो मेरे को उसका ऊपर वाला कोना दिखेगा ही नहीं, या मेरा साइज बहुत छोटा हो गया, एकदम चींटी जैसा हो गया और मैं घर में चल रहा हूँ तो ये घर मेरे लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है यानी जो भी स्ट्रक्चर रहता है ना, जो भी स्ट्रक्चर रहता है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सामने जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कितना छोटा है उस रेस्पेक्ट में उसको इनफाइनाइट बोला था। तो वो बहुत छोटा है। जो भी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को पूछा जाता है तो वो 10⁻⁴ होता है तो छोटा होता है। मगर उसके सामने वो जो है ना, वो जो वायर है, सिलेंडर है, ये आज का जो शीट हम लोग ड्रॉ करने वाले, ये जो शीट है, थिन शीट, ये काफी बड़ा होता है डिस्टेंस के हिसाब से। ये एक पॉइंट है, x इसका डिस्टेंस है, p पॉइंट है, उसके सामने ये बहुत बड़ा है। पॉइंट को हटा देता हूं, चलो ये p पॉइंट है इधर, ये बहुत बड़ा है, इसके हिसाब से ये बहुत बड़ा है, वरना ये बहुत छोटा है, कुछ मिलीमीटर कुछ सेंटीमीटर में आता है। और मान के चलो जो शीट है वो मीटर में है, किलोमीटर में तो नहीं बोलूँगा, मीटर में है। अच्छा, अब देखो कोई भी पॉइंट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जाते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या आता है कि गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करो, है ना, वरना ऐसे कोई पॉइंट में ऐसे अंधाधुंध इधर। अच्छा, ये शीट, पहली बात है ये शीट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है एंड वो भी यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज बराबर सब जगह में है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये बताया जा रहा है कि इसके बिल्कुल एक सर्टेन डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस में एक पॉइंट है। तो इसके ऊपर हम लोग को एक ऐसा गॉसियन सरफेस बिल्ड करना पड़ेगा जिस सरफेस के कोई एक पॉइंट पे
ये चार्ज रहेगा, क्योंकि कोई सरफेस के ऊपर रहेगा तभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वेक्टर को कंपेयर कर पाऊंगा कि कितना डिग्री एंगल पे 90 में है, 0 में है, क्या है। उस तरीके से उसका फ्लास्क को मैं निकाल पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से मेरे को डिज़ाइन करना है ताकि एक तो गॉसियन सरफेस के ऊपर ये पॉइंट रिसाइड करे, और दूसरी बात है कि हम लोग को ये भी देखना रहता है कि जो स्ट्रक्चर वो सिमेट्रिकल हो, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो उससे उतना ही डिस्टेंस में उसका हर एक सरफेस जो है, एरिया है, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, 3D क्लोज्ड जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल हो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से हर एक जगह से अगर मैं देखूँ तो सिमेट्रिकल हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके हर एक कोने पे सही सही पहुँचे। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर दिखेगा वो कौन सा है मालूम है? अगर मैं इधर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूँ, इससे x डिस्टेंस दूर और पीछे से भी x डिस्टेंस दूर, पीछे साइड से ये एक शीट मैंने ऐसे तिरछा रखा है ना, ऐसे तिरछा करके रखा है। ये तुम्हारा सामने वाला फ्रंट साइड हो गया, लेफ्ट साइड बहुत ही थिन है, यानी ये चार्ज से बना हुआ मान के चलो एक शीट है। तो चार्ज का इफेक्ट इधर भी आएगा, चार्ज का इफेक्ट पीछे जाएगा, तो उसका चार्ज जो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो आउटसाइड देगा और पीछे के साइड में भी देगा। क्योंकि कोई अगर मैं चार्ज में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, आउटवर्ड चार्ज को निकालता है, तो ये दायां भी जाएगा और ये लेफ्ट साइड में भी जाएगा। ठीक है, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो उसी के लिए अब इतना डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में मैंने एक सिलेंडर बनाना है जिसका स्ट्रक्चर या शेप ऐसे। बोलो क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये चीर के जा रहा है, मतलब ऐसे आया और इसको काट के चला गया, ठीक है। इस तरीके से वो जा रहा है, ऐसे आया, ये पेपर था, इसको मैंने सिलेंडर को पेनिट्रेट करवा दिया। सर ऐसा क्यों किए? आप तो सिलेंडर पहले जैसे कि लॉन्ग ऐसे रॉड था तो हम लोग ने इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लिया था पास करके, ऐसे क्यों करें? देखो चार्ज को इनसाइड रखना जरूरी है, चार्ज को अंदर रखना तो जरूरी है ना। तो मैं अगर सिलेंडर को ऐसा लेता तो भी तो सर चार्ज इनसाइड ही होता ना, ये क्या बोल रहे हैं। मगर देखो अगर कोई सिलेंडर या ग्लास के अंदर तुमने कोई छोटा सा पेपर ऐसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ऐसे उसको अगर पेपर बीच में ऐसे रख दिया तो सोचो ऐसे अगर मैं घुसाया तो क्या वो अंदर जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा? उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इक्वल डिस्टेंस सेम होगा? नहीं ना, क्योंकि अगर पेपर को घुसाते हो तो देखो ऐसे बीच से ऐसे काट के जाएगा, ऐसे बीच से ऐसे काट के जाएगा, तो एक सरफेस से ज़्यादा दूर रहेगा, एक सरफेस से टच रहेगा, एक सरफेस से कम दूरी में रहेगा, यानी आड़ा टेढ़ा तरीके से होगा। मतलब उसका कोई सब जगह में इक्वली वो चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। वायर में क्या रहता है भाई, एक ही जगह में, ऐसा थोड़ी ना कि सरफेस के साइड ज़्यादा है या ऊपर के साइड ज़्यादा है या नीचे के साइड ज़्यादा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस से निकल रहा है, कोई बात नहीं। मगर इधर ऐसा नहीं है ना। मैं अगर सिलेंडर को खड़ा कर लेता तो सिलेंडर के अंदर वो चार्ज कहीं पे सरफेस का नज़दीक रहता, कहीं पे दूर रहता, कहीं पे मतलब आड़ा टेढ़ा रहता, मतलब समझो ना बात को, सिमेट्रिकली नहीं होता। तो सिमेट्रिकल करने के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बीच से एक सिलेंडर को डाल दिया, उसको ऐसे पेनिट्रेट करके निकाल दिया, जिसकी वजह से ये जो एरिया है हम लोग को मिल गया, ये एरिया मिल गया, ठीक है ना। ये हम लोग को एक सरफेस मिला और ये पूरा एरिया हम लोग को मिल गया। अब इससे क्या हुआ कि चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका एरिया मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि सिलेंडर का मैं एरिया निकाल सकता हूँ। ये जितना एरिया का है ये भी उतना एरिया का है, ये भी उतना एरिया का है। तो जिसके वजह से मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस को चूज़ किया जो कि सिमेट्रिकल भी हो और उस एरिया को कवर करते हुए जा रहा हो, या वो ऐसा इतना चार्ज को अपने चपेट में ले ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह में इक्वल डिस्टेंस में हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे घुसा ना कि एक चार्ज का स्लाइड, ये सिलेंडर जैसे अंदर घुसा, खचाक करके घुस गया, तो पूरा एक उसका एक सर्टेन एरिया उसके चपेट में आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल यूनिफॉर्मली राइट साइड में गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये पी को हटाओ, कोई मतलब नहीं है। इधर से भी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने लगा। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें अगर इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो गॉस लॉ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, मगर उसके पहले मैं देख लेता हूँ कि गॉस लॉ लगाने के लिए कि Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E dA cos थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को E और dA का बात जानना पड़ेगा, उसका एंगल जानना पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में किए। तो इसको मैं फर्स्ट सरफेस पकड़ लेता हूँ, ये सेकंड सरफेस पकड़ लेता हूँ, इसको थर्ड सरफेस पकड़ लेता हूँ। इसी तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया था हर एक, अगर तुम पिछले वाला वीडियो को अच्छे से याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आ रहा है ना, इसके साथ एरिया वेक्टर कितना डिग्री एंगल में ये मायने रखता है। गॉसियन सरफेस ऐसे ही चूज़ किया जाता है कि उस सरफेस के ऊपर जो पॉइंट हो ना, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सरफेस है, उस पॉइंट के रिलेटेड जो सरफेस है, उसका वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आइदर 0 डिग्री यानी पैरेलल हो या तो 90 डिग्री में हो। इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो 0 डिग्री में, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। इधर भी क्या है, इस पॉइंट से मैं अगर देखूँ तो एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, 0 डिग्री में। और कर्व्ड सरफेस क्या है, 90 डिग्री में। नॉर्मल सी बात है, ऐसे कर्व्ड है ना भाई, कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड रहेगा तो ऐसे ऊपर, ऐसे दायां, ऐसे बायां, और बीच में क्या है, शीट है। तो ये तुम्हारे तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे तरफ आ रहा है। मगर ये कर्व्ड सरफेस का क्या हो रहा है, ऊपर दायां, इस कर्व्ड सरफेस से इस डायरेक्शन में, ये वाले कर्व्ड सरफेस से इस डायरेक्शन में, नीचे वाले से नीचे के डायरेक्शन में। यानी पूरा ऐसे सूरज के जैसे हम लोग सन ड्रॉ करते थे और ऐसे ऐसे उसका सन रेज को ड्रॉ करते हैं, वैसे वो निकल रहा है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल है हर जगह से। यानी इधर का जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 3 पार्ट में, जैसे हम लोग गॉसियन सरफेस को 3, जो भी उसका सरफेस, जितना सारा सरफेस होता है उसको उतना सारा पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले पहले तो देखते कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई ऑफ सिलेंडर अगर मैं देखूँ, या फाई टोटल, ये कितना होगा। ऑब्वियसली बात है कि टोटल गॉसियन सरफेस से Q इनसाइड जितना मान के चलो, ये शीट का इतना हिस्सा अंदर है, तो ये इतना हिस्सा जो भी अंदर, मतलब जितना भी उसका इनसाइड का चार्ज होगा वो इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये शीट के अंदर वाली ये जो हिस्सा सिलेंडर कैप्चर कर रहा है उतना चार्ज है। इसको मैं 3 पार्ट में बांटूंगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 2 का एंगल कितना होगा, फाई 1 का एंगल कितना होगा, फाई 3 का एंगल कितना होगा, उस हिसाब से लिख देते हैं। फाई 1 का फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E dA इंटीग्रेशन cos 0 डिग्री। सेम 2 वाला का भी, दोनों का सेम डायरेक्शन, तो E dA cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन। और इसका E dA थर्ड सरफेस देखो परपेंडिकुलर, ये जा रहा है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर नीचे, यानी E dA cos 90 डिग्री। बहुत आसान, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये गया खेल खल्लास, ये गया। अब cos 0 का वैल्यू कितना है, 1। अब cos 0 का अगर वैल्यू 1 है तो यानी E क्या हो जाएगा, E तो सब जगह कांस्टेंट है। मैंने सिमेट्रिकल शेप लिया और बीच से अपना शीट को पोजीशन किया है, जिसके वजह से इतना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली आएगा और इक्वल आएगा, और इधर से भी पीछे के डायरेक्शन में भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली आएगा और इक्वल अमाउंट आएगा, है ना। तो E क्या है, कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dA प्लस E कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो dA छोटा dA को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, ये एरिया आएगा। तो EA प्लस EA, हाँ पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट डायरेक्ट एरिया ही निकाल लेते हैं। ऐसे एरिया हम लोग बता ही दे, डायरेक्ट एरिया। EA प्लस EA कितना हो गया, 2EA। इधर का है, अब देखो Q इनसाइड, इसमें एक ट्विस्ट है। अब पहली बात है कि इतना लंबा इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है, टोटल चार्ज भी नहीं मालूम कर सकते। अब टोटल चार्ज के हिसाब से इतना एरिया, ये सब बहुत झमेला है। हम लोग को परफेक्टली क्या दिया जा सकता है, उसका चार्ज डेंसिटी। ये एक सरफेस है, ये एक एरिया है, तो क्या होगा, सिग्मा क्या कहता है, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो एरिया चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि Q इनसाइड अपॉन एरिया, Q इनसाइड अपॉन एरिया जितना। अब देखो एरिया इसका कितना है, ये तो मेरे को पता है, ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया सेम, ये गोल वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये बराबर है तीनों।
तो एरिया मेरे को पता है तो मैं आराम से क्या कर दूंगा, सिग्मा मेरे को दिया जा सकता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी चाहे कितना भी लंबा ये हो वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है, शीट कितना भी लंबा हो, वो तो चार्ज डेंसिटी बता रहा है ना, एक सर्टेन एरिया का कितना चार्ज है, जितना एरिया बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी थोड़ी ना चेंज होगा। इसके लिए सिग्मा मल्टीप्लाई ए क्यू इनसाइड आ गया है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इधर क्यू इनसाइड की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको इक्वेट करते हैं। अब देखो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E A अगर होता है तो ए से ए कट गया, ए से ए कट जाता है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फॉर्मूला, फुल एंड फाइनल। ठीक है, यानी जो भी हमारा टोटल फ्लक्स था उसका आधा हो गया, आधा हो गया। ठीक है, एक बात इसमें नोटिस करने वाली बात है कि क्या है, बस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, अगर चार्ज ज़्यादा नज़दीक रह गया तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, है ना। मगर इसका जो डिस्टेंस है x, जो भी इसका सर्टेन डिस्टेंस हम लोग का था, ये डिस्टेंस कुछ काम ही नहीं आया, देखे तुम, है ही नहीं, कहीं पे ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। बस इसका एरिया में मेरे को काम आया, क्योंकि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो कुछ काम ही नहीं आया। कर्व्ड सरफेस एरिया काम रहता तो ये जो हाइट है, ये डिस्टेंस मतलब टोटल हाइट, क्योंकि क्या आता है कर्व्ड सरफेस में पाई आर एल, एल मतलब क्या होता है हाइट आता है 2 पाई आर एल, तो उसका हाइट काम ही नहीं आया तो मेरे को तो गया उधर। यानी मेरे को बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये एरिया कितना है, बस दैट्स इट। जितना बड़ा वो एरिया रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा। एक्स डज नॉट मैटर, डिस्टेंस डज नॉट मैटर, क्योंकि इसके सामने अगर स्मॉल डिस्टेंस में चाहे x1 लो या उससे थोड़ा सा दूर लो या थोड़ा सा पास लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ओनली दिस विल नॉट चेंज अनलेस until the distance is very large। बट स्मॉल बहुत डिस्टेंस जब शीट के सामने रखा जाए तो इधर उधर होने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट? उसको सिर्फ सिग्मा से और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो ये इसका डेरिवेशन है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला। फटाक से तुमको सिग्मा दे दिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुमको पता है, वैक्यूम परमिटिविटी इन वैक्यूम, उसको रखने का डालने का, ई निकाल लेने का, बात खत्म, फटाक से आ गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है जब मतलब एग्जाम में, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला हम लोग याद नहीं रख पाते, तो तभी सिर्फ फॉर्मूला से न्यूमेरिकल हो जाता है, वरना बोर्ड में अगर हम लोग को आ गया तो इसको डिराइव करने के लिए देता है। अच्छा, इसके रिलेटेड एक छोटा सा करेंगे, इसी के रिलेटेड, कि जैसे कि ये मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि मैं इतना देर से बोर्ड को खुला रखा था, वरना हाथ बीच में लेके जाते हो और उस टाइम पे स्क्रीनशॉट खींचते हो और कभी हाथ आ जाता है, तो वो पक्का वो एकदम से पॉइंट को एडजस्ट करना थोड़ा सा हार्ड होता है, मेरे को पता है। मगर क्या करें, देखो हम लोग के टाइम में तो वो सब नहीं था। हम लोग के टाइम में सर रुको, तो उसके लिए दूसरा एक टाइप ऑफ देखो, मतलब दूसरा टाइप ऑफ कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने इधर एक शीट लिया था, ये कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था व्हेन आई वाज स्टडिंग, और कुछ अच्छे अच्छे बुक्स में मैंने देखे, ऐसे फटाक से ट्रिकी कैसे क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ अलग है। दोनों सेम, सब कुछ सेम है इसका, इसमें भी जितना चार्ज डेंसिटी इसका भी उतना चार्ज डेंसिटी है, सब कुछ, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, मगर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, सब कुछ बराबर है इसमें। बस उसका क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों जो शीट्स हैं, अब शीट के कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग को पता चल गया, चाहे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, उससे कोई भी डिस्टेंस में मैं लूँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाला है 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दो ऐसे आ जाते हैं, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तब मैं इस पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे, मान के चलो P पॉइंट, ये वाला पॉइंट Q पॉइंट और ये वाला पॉइंट R पॉइंट, इस तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको अगर तुम वो गॉस का वो लॉ सिलेंडर ड्रॉ करने जाओगे तो बहुत मेहनत हो जाएगा,
क्योंकि तुम ऑलरेडी एक शीट का कितना आता है तुमने निकाल लिया। अभी कॉन्सेप्ट से ही निकल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो तुम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लोगे। देखो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनवर्ड्स, यानी इसके लिए ये नेगेटिव के लिए मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली सब है, बराबर बराबर सब आ रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं टेंशन मत लो, कैमरा के थ्रू नहीं जाएगा और मैं फिट एंड फाइन हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या होगा ना, ये पॉजिटिवली है ना, तो पॉजिटिव का आउटवर्ड जाता है, यानी आउटवर्ड जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जा रहा है, टॉइंट 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 टॉइंट, और ये ऐसे पीछे डायरेक्शन। ये मैं एक एक शीट का मैंने ड्रॉ किया। अब देखो ये डिस्टेंस इतना ही कम है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है मान के चलो वही वाला एक्स डिस्टेंस, इससे भी एक्स डिस्टेंस है, इससे बहुत छोटा डिस्टेंस में है, तो छोटा डिस्टेंस में है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर थोड़ा दूर तक तो जाएगा ही भाई आराम से, क्योंकि बहुत नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, तो इसका इफेक्ट इस तक आएगा। तो इसका ये शीट का लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये किसका मैं ड्रॉ कर रहा हूं, नेगेटिव, ये नेगेटिव के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। पॉजिटिव का ऐसे जा रहा है, उसका नेगेटिव का, ये तो थोड़ी ना कि भाई इधर से खुद खींच के लेके आ गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड है वो तो बहुत दूर तक फैला रहता है, तो उसका दूर से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो इधर है और इसका इधर है। तो देख पा रहे हो कि इधर कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ई, क्योंकि ये इधर आएगा ये इधर आएगा, नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का फर्क तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो दोनों लगभग इधर बराबर रहेंगे और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई जो क्यू पॉइंट आर पॉइंट में है वो 0 है। सिमिलरली क्यू पॉइंट को पहले सॉल्व करो, ई क्यू को सॉल्व करो, तो अभी लोगों को आइडिया पड़ गया फटाफट कि नॉर्मल सी बात है कि इसका राइट साइड में डायरेक्शन क्या है, ऐसा। फर्स्ट वाले शीट का यानी पॉजिटिव शीट का अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो ये कैसे जा रहा है, ये पॉजिटिव के लिए ऐसा, ये जा रहा है ऐसा, ये जा रहा है ऐसा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी हो गया 0। बीच में देखो, बीच में देखो, पीछे ना देखो, बीच में देखो, ये जो रिजल्टेंट है यानी ईपी में अगर बोल देता हूँ ईपी, तो इसको मैं 1 अगर बोल दूँ और इसको अगर 2 बोल दूँ तो ये E1 प्लस E2 होगा, प्लस होगा, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। इसके पीछे ये यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी उसी डायरेक्शन में दे रहा है, नेगेटिव वाला भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है। यानी जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट हम लोग को दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर काम कर रहा है, तो वेक्टर ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसका एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई, इसका भी तो सेम ही होगा भाई। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, मगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ी ना वेक्टर क्वांटिटी की प्लस माइनस होगा, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से वो आ रहा है ना, तो उसके लिए तो स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो सिग्मा बाई 2 उससे पहले नॉट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 LCM 2 पर गया, 2 कट, ये आ गया ईपी का। ये अच्छा न्यूमेरिकल कभी का छोटा सा ऐसा ड्राइंग देके बोलता है, ऑप्शन दे देता है, तो हम लोग तो शीट के लिए ये जानेंगे, मगर याद करना 2 शीट है तो दोनों का जुड़ जाता है, ये आधा दोनों मिलके पूरा, ये आधा दे रहा था गॉस लॉ का जो है, और ये भी आधा, तो आधा आधा पूरा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, बढ़िया। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, क्योंकि आज का लेक्चर भी शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि ये आपस में ही एक जो क्वेश्चन है आपस में एक टॉपिक हो जाता है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऑन शीट, ये शीट ही एक आपस में एक छोटा सा टॉपिक है, तो ये छोटे में ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा फिर आज का लेक्चर ख़त्म। तो ध्यान से देखो, ये वाला क्या है अच्छे से समझते कि मैं अगर एक शीट लिया जो कि थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा थिक में कर रहा हूँ, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर मत जाओ। अच्छा, अब उसका थिकनेस जो है वो कितना है, D थिकनेस है,
और इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसा शीट है, वो शीट ही है मगर ये थोड़ा सा जाड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में था, इसी के लिए मैं बोला था कि पिछले लेक्चर देखो क्योंकि सब आपस में रिलेटेड है। कि नॉन कंडक्टिंग जब स्ट्रक्चर होता है और वो मान के चलो चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, तब चार्ज क्या होता है अंदर तक, ये मैं ऐसे तिरछा नहीं रखा, ये तो मोटा है, यानी इसके सरफेस में भी है, बीच में भी, हर जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसका कॉन्सेप्ट उधर डिस्कस हुआ है क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाता तो क्या होता कि ये जो थिक है यानी ये जाड़ा ऐसे किताब जैसा, किताब, और जब कोई चीज़ किताब जैसा हो जाता है तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो है ना पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तुमने डाला जहाँ का तहाँ डाला, वहाँ का वहाँ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो चल चल के सरफेस में आ जाएगा। तुमने बीच में कंडक्टिंग में डालोगे ना तो ऐसे डालोगे वो चल चल के सरफेस में आ जाएगा, वापस डालोगे चल चल के सरफेस में आ जाएगा। कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता है, इधर डाला स्टॉप, इधर डाला स्टॉप, कंडक्ट नहीं हो रहा है, जहाँ का वहाँ हर पॉइंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इसका क्वेश्चन है कि इसका बिल्कुल सेंटर जो एक्सिस, सेंटर ऑफ द एक्सिस जो है उससे एक्स डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस, ये पॉइंट पे मेरे को निकालो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका जो है रो गिवन है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक वॉल्यूम डेंसिटी है वो गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, वो है रो। अच्छा, वॉल्यूम क्यों सर जी? ऑब्वियसली बात है कि इधर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो गिवन है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, Q अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब हमारे पास गिवन है, तो करें कैसे? अंदर चार्ज है तो उसको थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। थोड़ा सा जूम आउट करो। अच्छा, तो इसको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये हमारा थिकनेस, ये थिकनेस को मैं बड़ा कर दिया और पीछे का डायरेक्शन में ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम इधर लिख देता हूँ, खींचे चले जा रहे, ठीक है। ठीक, अच्छा, तो इधर भाई वॉल्यूम ये पीछे के से लेकर आगे तक सब जगह में इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह में। और मत ड्रॉ करवाओ, तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। अब इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से एक सर्टेन पॉइंट है, इस पॉइंट पे पूछा है ना, यानी सेंटर ऑफ एक्सिस जा रहा है इस पॉइंट पे तुमको पूछा। पॉइंट बहुत छोटा है, x है, इधर मैं x नहीं लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो है x है, ओके। चलो इधर मैं लिख देता हूँ नीचे डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अराउंड एक सिलेंडर ड्रॉ करूँगा, छोटा सा मैं इधर सिलेंडर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, आ गया समझ में? क्योंकि मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर ऑफ एक्सिस इधर है, तो एक्सिस से x डिस्टेंस इस साइड में और x डिस्टेंस इस साइड में रख के, यानी मैं दो सिलेंडर लिया, उसको बीच में से तोड़ा और जोड़ के लगा दिया, ऐसे लगाया ताकि सेंटर ऑफ एक्सिस के जितना पार्ट उधर उतना पार्ट इधर। तो मेरे पास क्या आ गया, ये पूरा एक सिलेंडर अच्छा खासा बन गया, मगर छोटा में बनाया क्योंकि ये अंदर पूछ रहा है। क्लियर दिख रहा है सिलेंडर साफ साफ, इससे भी एक्स डिस्टेंस दूर, इससे भी एक्स डिस्टेंस दूर, और सेम वो सब काम होगा जो कि हम लोग पिछले वाले में किए थे। तो देखो ये सिलेंडर का 3 पार्ट है, ये वाला इसका पॉजिटिव चार्ज है, अंदर सब चार्ज फैला हुआ है अंदर। ये सिलेंडर को मैं अभी थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं कि मेरा जो सिलेंडर है ये ऐसा है, और सिलेंडर का ऊपर से लेके नीचे तक, पीछे तक, आगे तक सब जगह में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बिल्कुल एक्सिस से ऐसे जा रहा है, तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये 3 पार्ट है, 3rd पार्ट है। तो इसके लिए मैं अभी क्या करता हूँ, गॉस लॉ को इधर अप्लाई करता हूँ और शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट में जो कि x डिस्टेंस दूर है उसको निकालना पड़ेगा। तो गॉस लॉ के हिसाब से फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2
प्लस फाई 3 होगा, कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मेरे को वही पता है कि भाई इधर भी तो चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सब ऐसे ऐसे जाने वाला है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल में आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ 90 डिग्री में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाने वाला है और एरिया वेक्टर इधर भी ऐसा इधर भी ऐसा, यानी कर्व्ड सरफेस तो गए हो। यानी फाई 3 को मैं इधर ही काट देता हूँ कि फाई 3 हो गया 0, इसको निकाल देता हूँ, अभी शॉर्टकट में करता हूँ। तो ये क्या आने वाला है, नॉर्मल सी बात है कि E इंटू ये वाला सरफेस ना, ये सरफेस में कितना होगा, ई ए, डी ए डी ए को जोड़ दूंगा, cos 0 तो है ही, ये भी ई ए है ना। अब बोलना सर इंटीग्रेशन नहीं लिखा, चीटिंग। जैसे मैंने नॉर्म्स किया है, इंटीग्रेशन डालो, एंगल डालो, cos 0 का वैल्यू 1, इंटीग्रेशन करके ये आ गया, तो ये आ गया 2EA, इतना तक लिख के रखो। चैलेंज है इधर फाई टोटल चैलेंज खुद नहीं है, सिंपल है, क्योंकि तुम लोग बहुत अलग अलग किस्म के न्यूमेरिकल किए हो, हार्ड लेवल से इजी लेवल तक। क्यू इनसाइड, इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू इनसाइड जो भी है उसको हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से होगा ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सोचो वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूँ। ये इसका जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब ये जो एरिया है उसका, इसका एरिया यही तो है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इनटू ये जो सिलेंडर का हाइट है, हाइट, तो हाइट कितना होगा, ये है आम जिंदगी, नहीं ये है एक्स, और तो ये भी तो एक्स होगा क्योंकि इधर से भी एक्स डिस्टेंस दूर, इधर से भी एक्स डिस्टेंस दूर, तो टोटल कितना आ गया 2x। सिलेंडर का हाइट कितना आया 2x, तो एरिया इनटू हाइट व्हाट गिव्स अस वॉल्यूम, तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एरिया इनटू 2x, और ये एरिया इंटू 2x कहाँ चला जाएगा, रो के साथ मल्टीप्लाई होके, तो रो इंटू, रो था, रो इंटू 2x इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो चार्ज इनसाइड की जगह मैं लिख देता हूँ रो इंटू 2x, क्योंकि मेरे पास ये सब गिवन वैल्यू मेरे को पता है। अच्छा, एरिया भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एरिया को भूल गया था, एरिया भी आएगा ना, एरिया आया, तो एरिया से एरिया गया मर, 2 से 2 गया मर, तो क्या बचेगा, बाई एप्सिलॉन नॉट को लिखना मत भूलना। तो E इज इक्वल टू क्या बचा, रो ए बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत हार्ड था, x इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू रो ए एक्स एप्सिलॉन नॉट। अगर तुमको एरिया सिलेंडर का पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया गया है, तो जितना भी डिस्टेंस में मैं रखूंगा उस हिसाब से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और ये होना भी चाहिए। देखो, मैं अगर इस पॉइंट को सरफेस के तरफ और लाता तो नॉर्मल सी बात है मेरा x का वैल्यू बढ़ता। तो मैं अगर x को जितना सेंटर से दूर लूँगा उसके पीछे साइड में उतना सारा इलेक्ट्रिक चार्ज बैठा रहेगा जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है भाई, यूनिट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यही तो होता है कि सब भूल चुके हो, सब याद होगा, नहीं सर सब याद है, बहुत अच्छी बात है, यही तो है, कितना एक यूनिट पॉइंट चार्ज पे, एक छोटा सा चार्ज पे कितना फोर्स डाल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, मैं जब पॉइंट को और दूर लेता तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इसके इस साइड में होता, ज़्यादा चार्ज होगा तो E का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि फोर्स कहाँ से आता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज बढ़ा तो E बढ़ा, तो चार्ज इसके लिए बढ़ जाए, क्योंकि जितना तुम बड़ा सिलेंडर करोगे, जितना लंबा तक खींचोगे, चार्ज का भवंडर, चार्ज उतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा सिलेंडर के अंदर, है ना। सेंटर के एक्सिस से जितना तुम पॉइंट लोगे उसके पीछे का उतना सारा चार्ज इन्वॉल्व होंगे। जितना मैं सेंटर के पास लूँगा तो चार्ज का जो इन्वॉल्वमेंट है ना उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, हमेशा दूर की तरफ भगाता है, ऐसे बाजू। तो सेंटर में आएगा तो उसके ऊपर चार्ज का असर थोड़ा सा कम होते जाएगा। तो ये इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x,
क्योंकि रो कांस्टेंट, अगर मैं एरिया कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट इधर मैं कांस्टेंट पकड़ लेता हूँ क्या है ही एक सर्टेन एरिया के लिए, तो रो ए एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ को अगर मैं आउटसाइड में देखूँ तो क्या हुआ, इसी चीज़ को आउटसाइड में देखूँ, फिर इसका ग्राफ करेंगे, ख़त्म। इसी को मैं इधर ही रखता हूँ, ड्राइंग को मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, बस मैं समझा देता हूँ कि अभी शॉर्ट में कि अभी बहुत बड़ा ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका थिकनेस वाला हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज थिक शीट जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये बताओ, देखो इस थिक शीट के मैं एक सर्टेन डिस्टेंस में मैं लेता हूँ, मान के चलो ये एक सर्टेन डिस्टेंस मैंने x लिया उसके सेंटर ऑफ एक्सिस से, तो आउटसाइड में क्या सीन होगा। देखो ये मैंने लिया एक, ये हमारा थिक शीट लिया और x ये पॉइंट पे मेरे को निकालने दिया, तो नॉर्मल सी बात है, दिस इज अ थिक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, थोड़ा सा थिकनेस है, तो उसका जो है डी थिकनेस है इधर से इधर तक, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ एक्सिस से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है, और मेरे को चाहिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई साहब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ये मैंने लिया, इससे ये उसका पीछे से पूरा एक सिलेंडर बना दिया। अब बात को समझना पड़ेगा, इतना जो पार्ट है ना, ये जो इतना पार्ट आ रहा है ना, ये जो पूरा इसका पार्ट आ रहा है इसके चपेट के अंदर, इतना पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, बाकी ये तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है ही, ये तो पूरा चार्ज ही पार्टिकल है यूनिफॉर्मली। अब बात सोचो कि ये बीच वाला एरिया में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, यानी इतना जाड़ा वाला, अभी मान के चलो कोई पेपर का कट नहीं है, अभी क्यूकम्बर का एक स्लाइस है या टमाटर का एक स्लाइस, तो वो स्लाइस जो है सिलेंडर के बीच में घुसा हुआ है। हाँ, अच्छा, अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये वाला लिख लिया है, रो एक्स एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन को याद रखो कि ये डिपेंड करता है x के ऊपर, जितना x बढ़ेगा अंदर के साइड में, जितना x बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। अच्छा, इधर देखो, तो अब देखो कि इसका मैं कैसे निकालूंगा, इसका जो एरिया है वो मेरे को पता है भाई, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, और वही सेम सब कुछ काम होगा। ये इसका एरिया वेक्टर ऐसा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इसका एक थिक पार्ट आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा थिक कैसे बनाऊँ मैं इसको समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये समझ लो ये इस टाइप का एक थिक ऐसे पार्ट बना रहा है, ठीक है, ऐसे टाइप का एक थिक पार्ट बनाएगा हमारे किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं जब इसका निकालूंगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मेरे को गॉस लॉ को लगाना पड़ेगा कि फाई टोटल इज इक्वल टू, इसका वही तीनों पार्ट आने वाला है कि फाई 1, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, और कर्व्ड सरफेस को मैं क्या ले लेता हूँ 3, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। कोई टेंशन नहीं है, एकदम क्लियर है। अच्छा, इसमें वही बात है भाई, ई और ए डायरेक्शन, क्योंकि बीच में से सेंटर ऑफ एक्सिस के उधर ये ओरिएंटेड है, तो इधर से भी जितना ई, इधर से भी जितना ई, तो इधर कितना आएगा ई ए, डी ए कॉस थीटा नहीं कर रहा हूँ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस ई ए, और ये गया कट, ये 0, क्योंकि 90 डिग्री में बार बार बोलने का ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। तो 2EA हमारे पास आ गया इधर। अब फाई टोटल निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर ही थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा जो अलग है, अलग कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। मेरे पास चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना दिया गया है, रो, तो इधर मैं लिखता हूँ कि भाई रो इज इक्वल टू मेरे पास Q इनसाइड
कहाँ का क्यू इनसाइड, कहाँ का, ये जो मोटा वाला जाड़ा जगह है ये क्यू इनसाइड है। अच्छा, यानी ये जो अंदर बैठा हुआ ये क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाए थे, है ना, एरिया इनटू उसका जो हाइट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है, ये जो बीच में काटा गया है, ये खुद में एक सिलेंडर है कि नहीं? सोचो, पतला सा एक अगर मैं स्लाइस कर लेता हूं तो ये तो खुद में ही एक सिलेंडर है ना, आपस में खुद में ही एक सिलेंडर है, मोटा सा हो चाहे छोटा सा हो, एक खुद में ही एक सिलेंडर है। तो मैंने क्या कर दिया, और ये सिलेंडर का हाइट कितना है, यानी सिलेंडर का हाइट बोलो लेंथ बोलो वो कितना है, डी है, थिकनेस जितना उतना, है ना। अच्छा एरिया मेरे को पता है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, इससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज गिविंग अस द वॉल्यूम, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मगर इधर a इंटू एक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरा तो ये जो डिस्टेंस है जितना तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो फिक्स्ड है, वो तो कांस्टेंट है। हाँ भाई इतना तक है, इसके बाहर भी नहीं है, इससे कम भी नहीं है। मैं जब अंदर देख रहा था तब मेरे लिए चार्ज इतना तक था, x तक था, तो पूरा सिलेंडर 2x बनना पड़ा था। मगर मेरा थिकनेस कितना है, शुरू से लेके अंत तक इतना ही है, इससे ज़्यादा चार्ज मेरे को नहीं मिलने वाला, इससे ज़्यादा हाइट में चार्ज मेरे को नहीं मिलने वाला। मैं तो पूरा पकड़ूंगा, मैं इससे कम भी नहीं पकड़ूंगा, है ना। इनसाइड में चार्ज इतना है तो क्यू इनसाइड बाई वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है, ओके। तो बस फटाफट से निकाल दूंगा क्यू इनसाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो रो एरिया थिकनेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया 2EA। तो E निकालने के लिए मेरे को पहले E और A काट देता हूँ और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो रो D बाई एप्सिलॉन नॉट। और कहीं ना कहीं शुरुआत में 2 एप्सिलॉन नॉट, कहीं ना कहीं शुरुआत में हम लोग ने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था थीन शीट के लिए, मोटा वाला शीट के लिए भी उतना ही आया। बस तुमको दिख रहा है कि सर ये तो रो डी है, तुमको अभी देख के चौकन ना हो जाए कि रो डी और सिग्मा में कोई फर्क ही नहीं है एक तरीके से। बस ये थिक हो गया ना, तो थिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसका सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसके लिए मेरे को रो और डी इस्तेमाल करना पड़ा। देखना चाहते हो? देखो रो मल्टीप्लाई डी, ठीक है। अच्छा रो मतलब क्या है? रो मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, अच्छा तो मैं चार्ज मतलब क्यू नीचे लिखता हूँ, क्यू अपॉन वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू डी करूँ, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, डी हो रहा है, डी से डी कट गया, चार्ज अपॉन एरिया क्या बताता है, सिग्मा। तो ये रो इंटू डी सिग्मा को ही सिग्निफाई कर रहा है, तो एक तरीके से, मगर इधर मैं सिग्मा नहीं लिख सकता हूँ, मगर हकीकत को समझो कि कोई भी ऐसा अगर शीट है थोड़ा मोटा है पतला है, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी पॉइंट पे लगने वाला है, वो उसका जो भी चार्ज का डेंसिटी होगा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका चार्ज डेंसिटी सरफेस के हिसाब से ही लास्ट में आया, मगर मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रो इंटू डी से, बराबर। रो इंटू डी करूंगा मैं, क्योंकि वो एक लेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक लेयर ऑफ चार्ज, जितना लेयर ऑफ चार्ज है, वो एक जो सर्टेन लेयर है ना, एक जो सर्टेन सरफेस है ना, उस सरफेस का कितना ताकत है वो डिपेंड कर रहा है। मगर इसको समझाने के लिए मेरे को रो इंटू डी लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। ये मेरा आ जाएगा कि मैं कोई भी पॉइंट में अगर ये बहुत लंबा थिक चार्ज है तो कोई भी पॉइंट पे, चाहे नज़दीक हो, थोड़ा सा दूर हो, इधर उधर हो, क्योंकि इधर भी ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जो x है, इधर से तो x डिस्टेंस दूर था, तो ये वाला डिस्टेंस पे कोई मैटर नहीं कर रहा है। अच्छा इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। कहाँ पोंछ दूँ इसको? पोंछ दूँ, इसको हटा देता हूँ। अच्छा तो ये नॉन कंडक्टिंग अगर थिक शीट है तो कैसे आ रहा है, देखो ग्राफ ये हमारा। तो जो थिकनेस है उस थिकनेस के हिसाब से कि मेरा जो पेपर का थिकनेस है
एक्चुअली बहुत जाड़ा करके दिखाया जा रहा है। एक्चुअली पेपर बहुत अरे पेपर कितना थिक होगा, मतलब एकदम से मामूली से एकदम बोले ना ये पेन का ये ऐसे साइड से जाएगा जितना थिकनेस हो रहा है उतना, बट इधर बड़ा करके दिखाया जा रहा है। जो भी उसका थिकनेस होगा उसके थिकनेस तक यानी ये सरफेस तक पहुंचने तक क्या होगा, ये पूरा बढ़ते रहेगा। यही हुआ था, क्योंकि अगर तुम इस फॉर्मूला को देखो, ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये क्या बता रहा है, ई रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या पता चलता है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इनसाइड। जब अंदर का बात चल रहा है, ये इनसाइड वाला किस्सा, ये आउटसाइड वाला किस्सा। आउटसाइड में क्या हुआ कि बाहर जाओ तो भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो डी है वो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है। यानी जो डिस्टेंस है एक्स है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मगर एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्स के ऊपर के लिए कि ये मान के चलो हमारा लास्ट है, तो इतना तक वो बढ़ते जाएगा। दिस आवर एक्स, दिस आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट निकलने के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बट अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, क्योंकि ये जो भी एक्स का डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। इसके बाद जैसे ही वो इनफाइनाइट मतलब थोड़ा सा भी दूर चला जाएगा शीट के लेंथ के मुकाबले, तब क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है वो घटता ही जाएगा। क्योंकि जब मैं दूर से इस चीज़ को देखूंगा तो ये पॉइंट जैसा नजर आएगा, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से मैं जितना दूर जाता हूँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घटते रहेगा। तो बहुत ज़्यादा जब डिस्टेंस हो जाएगा तब ये कर्व धीरे धीरे नीचे होते जाएगा, ढलते जाएगा, ऐसे करते करते ढलते जाएगा। बहुत दूर जब चला जाऊंगा तब ये शीट मेरे लिए इनफाइनाइट नहीं, मैं बहुत देर से अगर मैं बहुत ऊंचाई से मान के चलो सैटेलाइट से हिमालय को देखूंगा तो छोटा सा ऐसे बॉक्स जैसा पत्थर जैसा दिखेगा, कुछ नहीं, एक पत्थर है। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज द रीजन कि इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो। कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर ऑन गॉस एप्लीकेशन ऑफ स्फीयर, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है, अलग अलग तरीके के उसको अप्लाई करना पड़ता है। इधर किस तरीके से हम लोग ने एरिया और एरिया इनटू मतलब थिकनेस के साथ मतलब उसका अलग ही टाइप का, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट था, इसके अंदर से पूरा सिलेंडर को मतलब गॉसियन सरफेस को घुसा के उसका सरफेस को एनालिसिस करके एरिया वेक्टर का एनालिसिस करके इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस करके निकालना। तो इसके लिए अलग अलग टॉपिक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आ रहे हैं। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। और सबसे पहली बात है, ऐप को शेयर करो द गाइज हु आर नीडिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं कि अंधाधुंध किसी को जो ज़रूरत नहीं है क्या कर सकते, बट जिनका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हम लोग का कोर्स पैकेज है वो बहुत ही स्मॉल कॉस्ट में है, एंड दैट इज़ वाई एनीवन कैन अफोर्ड इट। सो प्लीज़ कीप लर्निंग। जो भी डाउट्स हैं हम लोग के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।